चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर शनिवार 9 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी दी गई। गोयल का इस्तीफा उस वक्त आया है जब कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा कई सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि अरुण गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2027 में समाप्त होने वाला था। मतलब अभी भी 3 साल बचे हुए थे। ऐसे में माना जा रहा था कि अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होते, जो दिसंबर 2027 तक इस पद पर बने रहते। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के साथ अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 65 साल के होने के बाद पिछले महीने ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अरुण गोयल का फैसला आयोग के सूत्रों के लिए पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि वह राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी तैयारी की अंतिम समीक्षा करने के लिए 12 मार्च को जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए तैयार थे। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को एक सदस्य रखने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने ही चुनाव आयुक्त अगर कोई हो शामिल होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकते हैं। हालांकि 2015 में 1 महीने के अंतराल को छोड़कर समिति 1993 से एकल सदस्यीय निकाय नहीं है। सरकार के लिए गोयल का इस्तीफा देना चुनाव आयोग के लिए उसके विकल्पों पर सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि यह पिछले 4 साल से भी कम समय में दूसरा चुनाव आयुक्त है जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। 2020 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, जिनके परिवार के सदस्य आयकर विभाग की जांच के दायरे में थे, उन्होंने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। संयोग से यह तब हुआ जब उन्होंने कथित आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में पीएम मोदी को क्लीन चिट देने वाले चुनाव आयोग के फैसलों पर असहमति जताई थी। गोयल का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और चुनाव आयोग देश भर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और आवाजाही पर गृह मंत्रालय और रेलवे के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 37 साल काम करने के बाद गोयल ने 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने से 1 महीने पहले 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके अगले ही दिन 19 नवंबर को राष्ट्रपति ने उन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया, जो पद 15 मई 2022 से खाली था। उन्होंने 21 नवंबर को चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला था। गोयल की नियुक्ति ऐसे समय में हुई थी जब उच्चतम न्यायालय मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने गोयल की नियुक्ति के खिलाफ अप्रैल 2023 में अदालत का रुख किया, यह कहते हुए कि यह मनमाना था और ऐसा लगता है कि चुनाव आयुक्त के रूप में अपने नियुक्ति से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए उनके पास उल्लेखनीय दूरदर्शिता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंततः गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन जल्दबाजी में उनकी नियुक्ति पर तीखी टिप्पणियां भी की थी। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक गोयल और सीसी राजीव कुमार के बीच फाइल पर मतभेद थे। हालांकि गोयल ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। केंद्र ने उन्हें पद छोड़ने से रोकने की कोशिश की थी। गोयल की सेहत भी ठीक है, इसलिए खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफे की अटकलों को खारिज किया जा सकता है। इससे पहले राजनीतिक चंदे के मामले में चुनाव आयोग की भूमिका मूक दर्शक से ज्यादा कुछ भी नहीं लगी। राजनीतिक चंदों की निगरानी करने के मामले में हुए बदलावों का प्रभाव देश के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की भूमिका पर भी पड़ा। संविधान से देश में राजनीतिक और चुनावी तंत्र में निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का दायित्व चुनाव आयोग को मिला हुआ है। इसके बावजूद मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में चुनाव आयोग की भूमिका को
मूक दर्शक से भी कम कर दिया था। चुनाव आयोग भी नहीं जान सकता था कि बांड में किस व्यक्ति या कंपनी ने किस दल को कितनी राशि दी है। एक तरह से मोदी सरकार ने पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग के हाथ पैर बांधने के साथ आंखों पर पट्टी भी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह उम्मीद जगी थी कि चुनाव आयोग के पास तय समय में जानकारी पहुंचेगी और उसके बाद चुनाव आयोग के माध्यम से देश के आम लोगों को भी जानकारी मिलेगी। एसबीआई को निर्देश था कि सारी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए। हालांकि एसबीआई के रुख पर आयोग की ओर से कोई कदम उठाया नहीं गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी इस मसले पर पूरी तरह से मौन हैं। हालांकि इन पदों को भरे जाने को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की 15 मार्च को शाम 6 बजे बैठक होगी और उसके बाद ही नामों पर मुहर लगेगी। पीएम मोदी पर किताब लिखने वाले किशोर मकवाना को केंद्र सरकार ने बड़ा पद दिया है। मकवाना को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। मकवाना गुजरात भाजपा के संयुक्त प्रवक्ता और प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी के सदस्य हैं। अब किशोर मकवाना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दरअसल एनसीएसी एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जाति और एंग्लो इंडियन समुदायों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। अहमदाबाद के 58 साल के दलित लेखक मकवाना ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पर कई किताबें लिखी हैं। 2015 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक मोदी ए कॉमन मैन्स पीएम था। एक पत्रकार के रूप में वे 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर ऐतिहासिक बस यात्रा पर उनके साथ गए थे। इतना ही नहीं, 1990 में वे भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ यात्रा में भी शामिल हुए थे। मकवाना 2004 से भाजपा के सदस्य हैं। उन्हें 2019 में पीएमएमएलएस में नियुक्त किया गया था, जिसे पहले नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के रूप में जाना जाता था। अहमदाबाद के ढोकला गांव के रहने वाले मकवाना ने 30 से अधिक किताबें लिखी हैं। उनमें से 9 किताबें डॉक्टर अंबेडकर पर और एक स्वामी विवेकानंद पर है। मकवाना ने मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर किया है। वे एक गुजराती पत्रिका समाज संवेदना भी प्रकाशित करते हैं और एक वेबसाइट भी चलाते हैं। इस वेबसाइट का उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण को दुनिया भर में फैलाना है। मकवाना 8 सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुजराती मुखपत्र साधना के संपादक भी रहे हैं। क्या बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में विकृतियां हैं? जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बेवजह बयानबाजी करने से सख्त मनाही है, वहीं बीजेपी सांसद खुले मंच से संविधान में संशोधन की बात कहने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी बयान जारी है और सत्ताधारी दल बीजेपी लगातार अपनी प्रचंड जीत के दावे कर रही है। इस बीच बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने बड़ा ऐलान किया है कि पार्टी अगर 2/3 सीटों के साथ सत्ता में आती है तो संविधान में कुछ बड़े बदलाव करेगी। इसको लेकर अब पूरे देश में बीजेपी की जमकर आलोचना की जा रही है। अनंत कुमार ने कहा है कि संविधान में संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा की गई विकृतियों को सही करने के लिए बीजेपी को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत है। खास बात यह है कि वे पहले भी संविधान संशोधन को लेकर बयान दे चुके हैं। अनंत कुमार हेगड़े बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और कर्नाटक से 6 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर संविधान में बदलाव करना है तो उसके लिए पार्टी को 20 से अधिक राज्यों में सत्ता में आना होगा अगर संविधान में संशोधन करना है। एक रैली को संबोधित करते हुए सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को मूल रूप से विकृत किया है, खासकर ऐसे कानून जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना है। अगर ये सब बदलना ही है तो हमारे पास इतना बहुमत नहीं है। अगर आगामी लोकसभा चुनाव में आप हमें 2/3 बहुमत देते हैं तो फिर हम
उन्हें बदल देंगे। अनंत कुमार हेगड़े ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि यदि कांग्रेस की राज्यसभा में संख्या बढ़ती है तो भाजपा सरकार द्वारा किया गया कोई भी संवैधानिक संशोधन संसद में पारित नहीं होगा। अनंत कुमार ने कहा कि अब की बार 400 पार ही क्यों, हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास नहीं है, वहां हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। हेगड़े ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से अधिक सीटें जीतने से राज्यसभा में समान बहुमत जुटाने और 2/3 राज्यों में सत्ता में आने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अनंत कुमार ने CAA लागू करने को लेकर भी कहा है कि अब सरकार इसे एक संशोधन के जरिए लागू करने की योजना बना रही है, नहीं तो कानून और व्यवस्था हाथ से निकल जाएगी और राष्ट्र विरोधियों को खुली छूट मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास अब सभी लोकसभा सीटें जीतने का मौका है। ममता बनर्जी ने आज साफ कर दिया है कि TMC बंगाल में अकेले लड़ेगी और बीजेपी का मुकाबला करेगी। कांग्रेस के युवराज यात्रा का खेल खेलते रहे और बंगाल में उनके साथ बड़ा खेला हो गया। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में पार्टी के कद्दावर नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी पर अहंकारी होने का आरोप लगाती रहीं और कांग्रेस उन्हें दूर दूर से ही सही पर गले लगाने की कोशिश करती रही। राहुल गांधी को यात्रा निकालने में बहुत मजा आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी इस यात्रा से देश में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसे जैसे उनकी यात्रा अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने आज पश्चिम बंगाल में लोकसभा उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें यूसुफ पठान का नाम भी है। उन्हें बरहमपुर सीट से टिकट दिया गया है। ये सीट लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का गढ़ मानी जाती है। हालांकि कांग्रेस ने अभी इस सीट से अधीर रंजन की उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें सीट से फिर एक बार उतारा जा सकता है। ममता बनर्जी ने राज्य की सभी 42 सीटों से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उतारकर ये साफ कर दिया है कि गैर बीजेपी दलों से उनका कोई तालमेल नहीं होगा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में कांग्रेस और तृणमूल दोनों शामिल हैं। माना जा रहा था कि दोनों दल मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोनों दलों के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो पाया है, जबकि अगले सप्ताह लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी, जबकि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि तृणमूल 2 से ज्यादा सीटों पर मान जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश तो आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि सीटों के बंटवारे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे मुस्लिम वोटों के बंटने का डर है। मुस्लिम समुदाय दोनों पार्टियों का परंपरागत वोटर रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि सीटों के बंटवारे का आधार 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा सीट में पार्टियों का प्रदर्शन होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस को राज्य में 5% से भी कम वोट मिले हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और बाहरी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर TMC यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहती थी तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर भेजती। उसमें भी बाहर के लोगों को राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। अगर ममता बनर्जी की यूसुफ पठान के बारे में अच्छी सोच होती तो गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती, लेकिन उन्हें यहां इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। उन्होंने ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा वो खुद इंडिया गठबंधन की एक प्रवक्ता के रूप में कुछ दिन पहले तक जानी जाती थी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा ममता बनर्जी को डर है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर मोदी जी से चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ईडी सीबीआई को घर घर भेज देंगे। मोदी जी के आदेश पर ईडी और सीबीआई टीएमसी के घर घर जाने लगे तो टीएमसी पार्टी पर खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी को नाराज न करने के लिए ही वो गठबंधन से खुद को अलग करना चाहती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष। देखते रहिए न्यूज़ टुडे, डर कर नहीं डट कर।